सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी के अंतर्गत हमने 2 क्लास कर चुके हैं। जैसे कि पहली क्लास हमारी संज्ञा के ऊपर थी और दूसरी क्लास हमारी सर्वनाम के ऊपर थी। ठीक है, आज जो हमारी बारी है वो हम कारक को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम डिटेल में कवर करते जा रहे हैं अपने सिलेबस को। और ये हमारी आज की तीसरी क्लास है, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम जैसे कि यूपीएसआई, जेल वार्डन, फायरमैन, लेखपाल और जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम होते हैं जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, ये क्लास सभी के लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, यदि बात करें नोट्स की तो आप जाकर नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मैंने कंप्लीट हिंदी के नोट्स डाल दिए हैं। वहां पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि 1-2 टॉपिक्स के नोट्स नहीं डाले हैं, जो कि अभी मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं। जब उन्हें पढ़ाऊंगा उनके साथ डाल दूंगा। ठीक है ना, केवल और केवल आपका काम रहेगा वीडियो को अच्छे से सुनना एंड तक और नोट्स को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही उनमें कोई मिस्टेक होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप जाइए, डाउनलोड करिए और उन्हें अच्छे से पढ़िए। क्लास को कंप्लीट देखना एंड तक, जिसके अंतर्गत आज हमने पढ़ने वाले हैं कारक। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कारक। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कारक होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर एक एक कारक पर बात करते हुए चलेंगे, साथ के साथ इनके विभक्ति चिन्हों पर भी बात करते हुए चलेंगे। जैसे कि बात करें कर्ता कारक की, या फिर हम सबसे पहले बात करें कारक होते क्या हैं। देखिए, क्रिया और कर्ता में संबंध बताने वाले शब्दों को ही हम कहते हैं कारक। ठीक है ना, कर्ता, क्रिया और कर्म आपस में जो संबंध बताते हैं, शब्द जिनका प्रयोग किया जाता है संबंध बताने के लिए, वो कहलाते हैं कारक। यदि हम कारक की बात करें तो हिंदी में कारकों को परसर्ग कहा जाता है। कारक जो है वो संस्कृत का शब्द है। ठीक है ना, कारक जो है वो संस्कृत का शब्द है। बात करें हिंदी में तो हिंदी में इन्हें परसर्ग कहा जाता है। परसर्ग कहा जाता है। और परसर्ग 8 प्रकार के होते हैं। परसर्ग 8 प्रकार के, यानी कारक 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान, ठीक है, संबोधन और हमारा अधिकरण, संबंध, संबोधन, ये सभी हमारे प्रकार के कारक होते हैं। 8 प्रकार के कारक। ठीक है ना, जैसे कि सबसे पहले बात करें, पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा हमारा संप्रदान, पांचवा हमारा अपादान, छठे की बात करें तो छठा है हमारा संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां संबोधन। ठीक है, यदि बात करें इनके विभक्ति चिन्ह, देखिए विभक्ति चिन्ह एग्जाम में केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। विभक्ति चिन्ह से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यदि डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का कौन सा है, कर्म कारक का कौन सा है, तो आप याद रख सकते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस दिया जाए तो उसमें आप कभी भी विभक्ति चिन्ह से कारक नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि विभक्ति चिन्ह केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, संजय सेब खाता है, इसमें कर्ता कारक है, लेकिन इसमें कहीं भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, लेकिन इसमें कहीं भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, समझिए इस चीज को, क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की। देखिए, क्रिया को करने वाला कहलाता है कर्ता, क्रिया को करने वाला कहलाता है कर्ता, और इसी में छिपा होता है हमारा कर्ता कारक। लेकिन ये जो ने विभक्ति होती है कर्ता कारक की, ये केवल और केवल भूतकाल में प्रयोग की जाती है। वर्तमान और भविष्य काल में कर्ता कारक की ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह आपको याद रखना है। जैसे कि संजय सेब खाता है, इसमें क्रिया को करने का काम कौन कर रहा है, संजय कर रहा है। ठीक है ना, तो कर्ता कारक किसमें हुआ, तो कर्ता कारक संजय में हुआ। ठीक है, लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि सेब खाता है ये हमारा भूतकाल में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, मोहन पत्र लिखता है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है मोहन। तो हमारा कर्ता कारक किसमें हुआ, तो कर्ता कारक मोहन में हुआ, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। यदि हम बात करें कि सीता ने पुस्तक पढ़ी, इसमें हमने ने विभक्ति का प्रयोग किया, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि पढ़ने का कार्य कौन कर रही है, सीता। इसलिए कर्ता कारक जो छिपा हुआ है वो सीता में छिपा हुआ है। जो कार्य कर रही है वो कहलाता है कर्ता कारक। ठीक है ना, जिस पर प्रभाव पड़े, जिस पर प्रभाव पड़े वो कहलाता है कर्म कारक। कौन सा, कर्म कारक। ठीक है, तो पढ़ने का काम कौन कर रही है, सीता कर रही है। ठीक है ना, सीता पढ़ने का काम कर रही है, और इसमें ने विभक्ति का प्रयोग किया गया क्योंकि ये भूतकाल में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्रिया को करने वाला कहलाता है कर्ता,
और उसी में छिपा होता है कर्ता कारक। लेकिन बात करें इसकी विभक्ति ने है, लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग केवल और केवल भूतकाल में किया जाता है, वर्तमान और भविष्य काल में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। सीधे आपसे पूछे कि आपको कर्ता कारक पहचानना है, तो क्रिया को जो कर रहा है, क्रिया को कर रहा है वो हुआ कर्ता कारक। जैसे कि मैं नहा रहा हूं, तो मैं नहा रहा हूं, नहाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं हुआ कर्ता कारक। ठीक है ना। आप खेल रहे हैं तो खेलने का काम आप कर रहे हैं, तो आप हुए कर्ता कारक। ठीक, सीधी सीधी बात यह है कि क्रिया को करने वाला कर्ता, और कर्ता में ही छिपा होता है कर्ता कारक। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें कर्म कारक। देखिए कर्म कारक का मतलब समझिए, जिस संज्ञा एवं सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल पड़े, यानी कर्ता ने क्रिया की लेकिन क्रिया का फल किसी और पर पड़ा, वो कहलाता है कर्म कारक। समझिएगा, जैसे कि उसने श्याम को देखा, श्याम को देखने का कार्य उसने किया, उसने यहां पर क्या है, सर्वनाम है। मैंने आपको पढ़ाया था, उसने क्या है, सर्वनाम है। ठीक है ना। उसने श्याम को देखा, तो देखने का काम तो किया उसने, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा, श्याम पर पड़ा, क्योंकि देखा किसे गया, देखा गया श्याम को। ठीक है ना। श्याम को देखा गया तो प्रभाव किस पर पड़ा, श्याम पर पड़ा। इसीलिए हमारा कर्म कारक जो हुआ वो श्याम में हुआ। बात करें कर्ता कारक, तो उसमें हमारा कर्ता कारक हुआ। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लड़की ने लड़के को देखा। लड़की ने लड़के को देखा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लड़का ही लड़की को देखता है, उस पर मत जाइए। देखिए लड़की ने लड़के को देखा, ठीक, तो आप इससे समझ सकते हैं। देखिए देखने का काम कौन कर रही है, लड़की कर रही है। देखने का काम कौन कर रही है, लड़की कर रही है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा, खुशी किसकी हुई, लड़के को हुई। ठीक है ना। खुशी किसको हुई, तो लड़के को हुई। प्रभाव किस पर पड़ा, लड़के पर पड़ा। इसी कारण जो हमारा कर्म कारक होगा वो लड़के में होगा, जबकि कर्ता कारक हमारा लड़की में होगा। ठीक है, फिर से समझाता हूं, एक बार आप समझिएगा अच्छे से। देखिए आप समझिएगा, देखिए लड़की ने लड़के को देखा। ठीक है, देखने का काम किसने किया, देखने का काम किया लड़की ने, तो क्रिया को करने वाला कर्ता, क्रिया को करने वाला कर्ता। तो हमारा कर्ता कारक किस में हुआ, देखने वाले में। तो कर्ता कारक हुआ हमारा लड़की में, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा, देखा किसे गया, देखा किसे गया, खुशी किसे हुई, वो हुई लड़के को, तो लड़के में हुआ कर्म कारक। क्या हुआ, कर्म कारक। नेक्स्ट हम लेते हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो पकड़ना क्या है, कार्य है, क्रिया है, तो इस क्रिया को कर तो रही है पुलिस, तो पुलिस में हुआ हमारा कर्ता कारक। यदि हम बात करें कि प्रभाव किस पे पड़ा, पकड़ा कौन गया, तो पकड़ा गया चोर, तो इसीलिए चोर में हुआ हमारा कर्म कारक, चोर में हुआ हमारा कर्म कारक। इसका मतलब क्रिया को करने वाला कर्ता कारक, ठीक है ना, और जिस पर प्रभाव पड़े, जिस पर प्रभाव पड़े वो होता है कर्म कारक। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं करण कारक। क्रिया का संबंध ही मतलब क्रिया का साधन, सीधी सीधी समझिए, क्रिया का साधन। क्रिया करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाए उसे कहते हैं हम करण कारक। जैसे कि मैं साइकिल से बाजार गया, बाजार गया, तो क्रिया कौन कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन इस क्रिया को करने के लिए मैंने किस सब चीज का प्रयोग किया, साइकिल का प्रयोग किया। मैं साफ साफ बता रहा हूं कि मैं साइकिल से जा रहा हूं, मैं साइकिल से जा रहा हूं, तो साधन क्या है मेरे जाने का, साइकिल है। तो साइकिल में हुआ हमारा क्या चीज हुई, साइकिल में, साइकिल में हुआ हमारा करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसान हल से खेत जोतता है। तो खेत जोतने का काम कौन कर रहा है, किसान कर रहा है, तो किसान में हुआ कर्ता कारक। यदि बात करें कि खेत को जोतने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है, तो खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जा रहा है, तो हल में हुआ हमारा करण कारक। यानी साधन का, जिससे जिस साधन को, क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाए वो होता है हमारा करण कारक। ठीक है ना। जैसे कि मैं बस से स्कूल जा रहा हूं, तो स्कूल जाने का कार्य जो मैं कर रहा हूं, तो मुझ में हुआ कर्ता कारक, और किस साधन का प्रयोग कर रहा हूं, तो बस का प्रयोग कर रहा हूं, तो बस हुआ हमारा करण कारक। ठीक है ना। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाए वहां पर होता है हमारा करण कारक। दूसरा आपको याद रखना है अंग विकार। अंग विकार यानी जिसमें अंग विकार वाले सेंटेंस जो आएंगे उनमें भी करण कारक होगा। जैसे कि मैं आंखों से अंधा हूं, तो इसमें क्या है, आंख का विकार है, यानी आंख का रोग है, तो इसमें भी करण कारक होगा। वो है पैरों से लंगड़ा है, वह पैरों से लंगड़ा है, तो इसमें भी अंग विकार है, तो इसमें भी हमारा करण कारक होगा। कौन सा, करण कारक होगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं, यदि किसी
कोई पैरों से लंगड़ा है तो किसी ना किसी साधन का प्रयोग करेगा क्रिया को करने के लिए, क्योंकि वो विकार है, क्योंकि उसमें रोग है, ठीक है ना। तो वो साधन, और साधन किस में होता है? करण कारक में होता है, इसीलिए अंग विकार में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। और कुछ समझते हैं, जैसे कि यदि कोई आंखों से अंधा है तो वो देखने के लिए किसी ना किसी साधन का प्रयोग करेगा, या फिर अपनी आंखों को बचाने के लिए आंखों पर चश्मे लगाएगा। तो चश्मा क्या है? साधन है। तो साधन किस में होता है? करण कारक में होता है। इसीलिए जो हमारा करण कारक होता है वो केवल साधन को दिखाता है। तो आपको दो चीज याद रखनी है कि साधन जो होता है क्रिया को करने वाला वो होता है करण कारक, और जो अंग विकार वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी करण कारक होता है। क्योंकि यदि वो पैरों से लंगड़ा है तो वो किसी न किसी साधन का प्रयोग करेगा, बैसाखी का प्रयोग करेगा, तो वो साधन क्या हुआ क्रिया को करने के लिए? वो साधन हुआ हमारा करण कारक, ठीक है ना। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, साधन का प्रयोग करना करण कारक, और अंग विकार वाले सेंटेंस जो होंगे उनमें करण कारक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक देखिए, किसी को कुछ देना, किसी को कुछ देना, किसी को कुछ भेंट देना, ठीक है, किसी को कुछ प्रदान करना, ये होता है संप्रदान। सह प्रदान मतलब सहमति से प्रदान करना, क्या होता है? संप्रदान। दान पुण्य हमारा संप्रदान कारक। जैसे कि समझते हैं, लड़के ने गुरुजी को पुस्तक दी, लड़के ने गुरुजी को पुस्तक दी, तो ये होगा हमारा कौन सा? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, ठीक है ना, संप्रदान कारक। अलका ने पंडित जी को वस्त्र दिए, ये भी हमारा संप्रदान कारक, यानी जहां पर देने का भाव आए, जहां पर देने का भाव आए, दान पुण्य का भाव आए, वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है। संप्रदान मतलब सह प्रदान, किसी को कुछ प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, गुरुजी ने शिष्य को ज्ञान दिया, तो इसमें अलका ने पंडित जी को वस्त्र दान दिए, पहले वाले ने, लड़के ने पुस्तक दान दी, किसको? गुरुजी को पुस्तक दान दी, ठीक है ना। दूसरे में गुरु ने शिष्य को क्या दिया? ज्ञान दिया, ठीक है ना। ज्ञान, वस्त्र और पुस्तक, ये क्या हुए? हमारे संप्रदान कारक, इनमें होगा हमारा संप्रदान कारक, ठीक है। तो जहां पर देने का भाव आए वहां पर संप्रदान कारक होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लेते हैं अपादान कारक, ठीक है ना। अपादान कारक से आपको क्या याद रखना है? किसी स्थिर वस्तु से, देखिए अपादान का मतलब होता अलग होना, अपादान का मतलब होता अलग होना, इसे समझिए। किसी स्थिर वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का दूर जाना, स्थिर वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का दूर जाना ही अपादान कहलाता है, और अपादान उस स्थिर वस्तु में मौजूद होता है, ठीक है। जैसे कि प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी जा रही है तो प्लेटफॉर्म तो स्थिर है, जबकि रेलगाड़ी चली गई तो जो हमारा अपादान कारक होगा वो रेलगाड़ी में नहीं होगा, बल्कि जो स्थिर चीज है उसमें होगा। जैसे कि प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकली तो स्थिर कौन सा है? प्लेटफॉर्म है, लेकिन गाड़ी चली गई यानी गाड़ी तो दूर हो गई, प्लेटफॉर्म स्थिर रहा, तो स्थिर वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का दूर होना अपादान कहलाता है, और जो अपादान कारक होता है वो स्थिर वस्तु में मौजूद होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जो पत्ते गिर रहे हैं वो पेड़ से गिर रहे हैं, पेड़ स्थिर है, इसीलिए स्थिर चीज में अपादान कारक होगा, पेड़ में अपादान कारक होगा। और आपको यह ध्यान रखना है, दोनों गति की अवस्था में ना हो, एक स्थिर अवस्था में होना जरूरी है, एक स्थिर अवस्था में होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे तो पेड़ जो है वो स्थिर है, इसमें अपादान कारक होगा, जबकि पत्ते नीचे गिर गए उसमें अपादान कारक नहीं होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसा ना हो कि मैं रेलगाड़ी से जाता हूं तो आप इसमें अपादान कारक लगा दें, मैं रेलगाड़ी से जाता हूं, इसका मतलब इसमें है करण कारक, रेलगाड़ी साधन का प्रयोग। लेकिन प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी निकल गई, इसका मतलब यह है कि एक चीज स्थिर है दूसरी निकल गई। आपको याद रखना है अलगाव, जहां पर दूरियां बने, ठीक है ना। आप रेलगाड़ी से जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं, जरूरी है प्लेटफॉर्म ना, किसी खेत के पास में खड़ी हो रेलगाड़ी, वहां से निकल ली हो, ठीक है ना, जब तक डिफाइन ना किया जाए, ठीक है। तो आप रेलगाड़ी से जा रहे हैं, इसमें तो करण कारक है, लेकिन आप जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा रही है तो इसमें हमारा अपादान है, क्योंकि प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी अलग हो रही है, ठीक है। मान लीजिए ये डिब्बा है, ये इंजन है, ठीक है ना, ये इंजन है और रेल भाग रही है, और इंजन छूट जाए और इंजन भागता रहे और रेलगाड़ी वहीं पर रुकी रहे, तो रेलगाड़ी जो रुकी रहेगी इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा अपादान, और जो इंजन भाग रहा है इसके कारण अलगाव हुआ, इसमें अपादान कारक होंगे, ठीक है। तो ये होता हमारा अपादान कारक, यानी स्थिर वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का अलग होना, और स्थिर वस्तु में होगा अपादान कारक। नेक्स्ट हम देते हैं, जैसे कि एक और चीज आपको याद रखनी है, जहां पर डर हो, जहां पर डर हो, डर वाला, जैसे कि मैं सांप से डरता हूं, ठीक है ना, मैं सांप से डरता हूं, तो आप एक बात समझिएगा,
डरने में वैसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है क्यों होता है हमारा अपादान कारक, लेकिन आप समझिएगा, मैं सांप से डरता हूं, ठीक है ना, मोहन राम से डरता है, तो कहीं ना कहीं डरना जो है एक अलगाव दिखाता है, ठीक है ना, एक टूटना दिखाता है, एक अलगाव दिखाता है, दूरियां दिखाता है। जैसे कि मैं सांप से डरा तो सीधी सी बात है मैं सांप से दूर भागूंगा, मैं सांप से दूर भागूंगा। तो जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। तो जहां पर डर, भय, क्रोध ऐसी चीजें आए तो वहां पर भी अपादान कारक होता है, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं अलगाव दिखाती हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें अलगाव दिखाती हैं, दूरियां दिखाती हैं, इसीलिए इनमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना, जैसे बच्चा सांप से डरता है तो सीधी सी बात है बच्चा डरेगा तो दूर होगा, तो दूरी में क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें संबंध कारक। ठीक है, संज्ञा, एक संज्ञा अथवा सर्वनाम दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम के बीच संबंध बताए। ठीक है ना, संज्ञा अथवा सर्वनाम दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम के बीच संबंध बताए, वो कहलाता है हमारा क्या, संबंध कारक। जैसे कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो मैं क्या हूं, मैं भी एक संज्ञा हूं, ठीक है ना, और यह का मतलब क्या है, यह सर्वनाम है जो कि घर के लिए प्रयोग किया गया है, और वो क्या है, तो मेरे मतलब संज्ञा में, यह मतलब सर्वनाम, तो मेरे में और सर्वनाम में संबंध कौन बता रहा है, संबंध कारक। ठीक है ना, जैसे कि यह मेरा डस्टर है, यह मेरा डस्टर है, तो संबंध बता रहा है मेरा डस्टर के साथ। ठीक है ना, राम मोहन से सुंदर है, तो राम और मोहन में जो संबंध बता रहा है वो संबंध कारक। ठीक है, राम मोहन से सुंदर है तो इसमें संबंध कारक होगा। ठीक है ना, जैसे कि एक और लेते, शुभम का लेख सुंदर है, तो लेख का और शुभम का संबंध बताया जा रहा है, तो इसमें होगा संबंध कारक। कौन सा होगा, संबंध कारक। तो आपको याद रखना है जहां पर संबंध बताया जाए, ठीक है ना, जैसे कि यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, वो मेरी बहन है, ठीक है ना, वो मेरा भाई है, ठीक है ना, मैं उससे सुंदर हूं, वो उससे सुंदर है। तुलना, जहां पर तुलना की जाए, तुलना की जाए वहां पर भी संबंध कारक होगा, क्योंकि तुलना करने के लिए संबंध बताना जरूरी है। ठीक है, तो संबंध कारक आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिकरण कारक। क्रिया करने के स्थान, आधार या फिर काल को बताना ही संबंध कहलाता है, अधिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिकरण कहलाता है। जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो कहां पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, ठीक है ना, तो संबंध कारक हुआ हमारा पेड़ पे। ठीक है ना, ये समझिए जहां पर स्थान बताया जाए वहां पर संबंध कारक हमारा अधिकरण कारक होगा। ठीक है ना, जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यहां पर बताया जा रहा है स्थान, घड़ी मेज पर रखी है, यहां पर भी स्थान बताया जा रहा है कि वो चीज वहां पर रखी है। ठीक है ना, मैं घर के अंदर बैठा हूं तो मेरी भी स्थिति बताई जा रही है, यानी किसी की स्थिति बताना कि वो स्थिति, वो वस्तु कहां पर है, एग्जैक्ट बताना, वो कहलाता हमारा अधिकरण कारक। ठीक है ना, जैसे कि मैं ट्रेन में बैठा हूं तो मेरी स्थिति बताई जा रही है कि मैं ट्रेन में एग्जैक्ट बैठा हूं, तो वहां पर होगा अधिकरण कारक। यानी किसी की स्थिति बताना, किसी की वर्तमान स्थिति बताना, कुछ भी स्थिति बताना कि वो वस्तु कहां पर है, कैसी अवस्था में, वो कहलाता हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, लास्ट हम लेते हैं संबोधन। तो संबोधन में कुछ भी नहीं है। संबोधन क्या होता है, जहां पर ये एक्सक्लेमेटरी साइन आए, ये वाला, या फिर दुख हो, खुशी हो, ठीक है ना, किसी को कुछ उल्लास हो, ठीक है, इन सभी चीजों पर किया जाता है हमारा संबोधन कारक। ठीक है, या किसी को बुलाना हो संबोधन के द्वारा, आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं संबोधन, सीधा सीधा इस वाले साइन का प्रयोग किया जाता है संबोधन में। ठीक है ना, जैसे कि हे भगवान मुझे बचाओ, तो इसमें प्रार्थना की जा रही है, तो यहां पर होगा संबोधन। ठीक है ना, अरे भाई तुम कहां हो, तो ठीक है, इसमें संशय है, तो इसमें भी होगा संबोधन कारक। ठीक है, तो संबोधन कारक सीधा सीधा आप इस साइन को पहचान ले, या फिर जहां पर खुशी हो, दुख हो, उल्लास हो, ठीक है ना, हुर्रा, इस शब्द, इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां पर हमारा संबोधन कारक होता है। ठीक है, आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा क्या, ये थे हमारे आज के कारक। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि बात करें इनके विभक्ति चिन्हों की, तो कर्ता, देखो विभक्ति चिन्ह आपको याद कर लेने। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है ना, अपादान से, ठीक, संबोधन क्या कहते हैं, अपादान से, ठीक है, और हम कह सकते हैं संबंध काकी के रारी रे, ठीक है ना, अधिकरण में पेपर, ठीक है, संबोधन हे हाय अरे उल्लाह, ये सभी होते हैं हमारे विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह पर नहीं जाना है, विभक्ति चिन्ह डायरेक्टली पूछ ले तो हर किसी को याद होते हैं। विभक्ति चिन्ह आप आसानी से याद कर सकते हैं, कहीं पर देख ली विभक्ति चिन्ह हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन आपको जो करना है वो है कंसेप्ट। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे विभक्ति चिन्ह से 0.0001% पूछा जाएगा, कभी भी पूछा गया तो
आपको ये क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ये ऐसे पूछा जाएगा। जैसे कि उसने श्याम को पढ़ाया, तो पढ़ाने का काम किया उसने, तो उसमें जो है सर्वनाम में हुआ हमारा क्या, कर्ता कारक, क्योंकि ये क्रिया को कर रहा है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पढ़ कौन रहा है, वो श्याम पढ़ाया जा रहा है, प्रभाव श्याम पर पड़ रहा है, तो वो होगा, उसमें होगा हमारा कर्म कारक। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मास्टर जी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का काम मास्टर जी कर रहे हैं, तो मास्टर जी में हुआ क्या, कर्ता कारक, लेकिन पढ़ कौन रहा है, ज्ञान किसे प्राप्त हो रहा है, वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, तो इसमें हुआ कर्म कारक जिस पर प्रभाव पड़े। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कर्ता कारक को पढ़ा, इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है और भूतकाल में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वर्तमान और भविष्य काल में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यदि बात करें तो क्रिया को करने वाला ही कहलाता है कर्ता और उसी में छुपा होता है कर्ता कारक। जैसे संजय सेब खाता है, खाने का काम कर रहा है संजय, तो संजय में हुआ कर्ता कारक। मोहन लिख रहा है, तो लिखने का काम मोहन कर रहा है, तो मोहन में हुआ कर्ता कारक। सीता ने पुस्तक पढ़ी, ये हमारा भूतकाल में, इसीलिए निर्विभक्ति का प्रयोग किया गया, और सीता पढ़ने का काम कर रही है, तो सीता में हुआ हमारा कर्ता कारक। नेक्स्ट लेते हैं कर्म कारक। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक। जैसे कि उसने श्याम को देखा, तो देखने का जो प्रभाव पड़ा वो श्याम पर पड़ा, तो श्याम में कर्म कारक। लड़की ने लड़के को देखा, तो लड़के पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि लड़की ने देखा, तो लड़की में हुआ हमारा कर्ता कारक, देखने का काम किया, लेकिन लड़के को देखा गया, प्रभाव लड़के पर पड़ा। ठीक है, तो लड़के में हुआ हमारा कर्म कारक। ठीक है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पकड़ने का काम तो किया पुलिस ने, तो पुलिस में हुआ कर्ता कारक, लेकिन पकड़ा कौन गया, प्रभाव किस पर पड़ा, तो प्रभाव चोर पर पड़ा, तो चोर हुआ हमारा क्या चीज, चोर हुआ हमारा कर्म कारक। यदि करण की बात करें, करण कारक, तो करण कारक से आपको याद रखना साधन, क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाए उसे कहते हैं करण कारक। जैसे कि मैं साइकिल से बाजार जाता हूं, तो जाने का कार्य जो किया जा रहा है वो साइकिल के द्वारा किया जा रहा है, तो साइकिल में हुआ हमारा करण कारक। यदि बात करूं, किसान हल से खेत जोतता है, तो खेत जोतने का जो क्रिया है वो हल के द्वारा की जा रही है, तो साधन जो है वो हल है, तो हल में हुआ करण कारक। और अंग विकार वाले जितने भी सेंटेंस होंगे सभी में हमारा करण कारक होगा। जैसे कि वह टांग से लंगड़ा है, वो आंखों से अंधा है, ये सभी होंगे हमारे किसमें, करण कारक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रदान, जहां पर देने का भाव, दया का भाव आए, ठीक है, किसी को कुछ संप्रदान देने की भावना आई, वहां पर होगा संप्रदान कारक। जैसे कि गुरु जी ने शिष्य को ज्ञान दिया, ठीक है ना, माता जी ने ब्राह्मणों को वस्त्र दिए, ठीक है ना, राम ने मोहन को किताबें दी, तो इस प्रकार के जो होंगे हमारे देने का भाव जहां पर आएगा वहां पर संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट हम बात करें अपादान, तो एक स्थिर वस्तु से किसी गतिशील वस्तु का दूर होना अपादान कहलाता है, और जो हमारी स्थिर वस्तु होगी उसमें होगा हमारा अपादान कारक। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो स्थिर चीज पेड़ है, तो पेड़ में हुआ अपादान कारक। जैसे कि प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी जाती है, तो प्लेटफॉर्म स्थिर है, तो प्लेटफॉर्म में हुआ हमारा क्या चीज, अपादान कारक। ठीक है ना, और जहां पर डर भय हो वहां पर भी अपादान कारक होता है। जैसे कि बच्चा सांप से डरता है, तो इसमें भी अपादान कारक होगा। नेक्स्ट हम बात करें संबंध, तो सीधे सीधे समझिए, एक संज्ञा अथवा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध बताना ही कहलाता संबंध कारक। जैसे कि मैं कहीं पर तुलना हो, जैसे कि मैं उससे सुंदर हूं, तो इसमें भी संबंध कारक होगा। राम मोहन से सुंदर है, इसमें संबंध कारक होगा। यह मेरा घर है, तो इसमें भी संबंध कारक होगा, क्योंकि घर की तुलना मेरे से की जा रही है, संबंध मुझसे बताया जा रहा है। ठीक है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिकरण कारक, तो किसी चीज की स्थिति बताना कि वो स्थिति एग्जैक्टली कहां पर है, तो वो कहलाता हमारा क्या चीज, वो कहलाता हमारा अधिकरण कारक। जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया कहां पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, तो उसकी स्थिति बताई जा रही है, तो वो है हमारा अधिकरण कारक। यदि बात करें घड़ी मेज पर रखी है, तो कहां पर रखी है, मेज पर रखी है, उसकी स्थिति बताई जा रही है, तो इसमें हुआ हमारा अधिकरण कारक। नेक्स्ट हम बात करते हैं संबोधन, तो आप इस साइन से आसानी से पहचान सकते हैं संबोधन कारक। यदि ये भी साइन नहीं है, तो जहां पर उल्लाह, हंसी, दुख, ठीक है ना, शोक बनाया जाए, वहां पर हमारा संबोधन कारक हो गया, किसी से प्रार्थना की जाए। फॉर एग्जाम्पल, हे भगवान मुझे बचाओ, इस प्रकार का सेंटेंस, अरे भाई तुम कहां हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस होंगे हमारे संबोधन कारक। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हर बार की तरह। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाना जिनके लिए इन वीडियो की जरूरत है। आप चाहें तो कर सकते हैं, यदि आप ना चाहें तो आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक टाइम देखो, आप करो या ना करो, आप करो ना करो, लेकिन एक टाइम जरूर आएगा जो जब सब तक कंटेंट पहुंचेगा। ठीक है, यदि आप इसका माध्यम बनना चाहते हो, इसके भागीदार बनना चाहते हो, आप कर सकते हो।
आपको भी ये बात पता है कि एक ना एक दिन ये सभी कंटेंट, ये सभी वीडियो यूट्यूब पर हर एक बच्चे के पास पहुंचेंगी लगभग। तो आप केवल और केवल यदि उसका माध्यम बनना चाहते हो, ठीक है ना, उसके भागीदार बनना चाहते हो तो बन सकते हो। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं है। आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वरना बिना लाइक करे भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मर्जी आपकी है, ठीक है, सत्ता आपके हाथ में है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन करना, नोट्सों को डाउनलोड करके, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से रिवीजन करना।